हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अभी हम बात करेंगे, हम इससे पहले पढ़ चुके थे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, जिसमें हमने पढ़ा था हम मीडियन कैसे निकालते हैं, बहुलक मोड कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। आज हम बात करेंगे गुणोत्तर माध्य एवं हरात्मक माध्य, बट इसके लिए हमें लॉग टेबल की ज़रूरत होती है और कैलकुलेटर की, जो दोनों ही मेरे पास इस समय नहीं है। इसलिए पहले हम अपने इकोनॉमिक्स का सिलेबस ख़त्म करेंगे बाकी, और इस चैप्टर को हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। ये है अपकिरण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इससे पहले हम एक दो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्हें प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं किस बुक से पढ़ा रही हूँ। पहले तो मैं अपनी बुक का नाम दिखाती हूँ, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स BA द्वितीय वर्ष के लिए, और ये साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा। आप इसे फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन कहीं से भी मंगा सकते हैं। ये वैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप बुक कंप्लीट नहीं कर सकते इतनी कम टाइम में, इसलिए ये बेटर रहेगा कि आप नोट्स से पढ़ें। जैसे ये चित्रा के नोट्स हैं, ये एलिमेंट्री क्वांटिटेटिव मेथड्स के लिए सेल्फ स्टडी गाइड है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं एग्ज़ाम तक। तो अब बेटर रहेगा कि आप ये ले लें। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बुक कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम अपना चैप्टर अपकिरण के माप या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये हम इससे ही करते हैं और हम न्यूमेरिकल बुक से करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, आपको पता भी चल जाएगा ये कैसी है, इसमें किस टाइप से है। इसमें बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, और आप इसमें भी ऐसे न्यूमेरिकल वगैरह दे रखे हैं जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किए थे। तो पढ़ते हैं हम कि अपकिरण की माप, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अभी हम बात करेंगे हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन, अपकिरण की माप पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। जब हम पढ़ चुके हैं इससे पहले समांतर माध्य निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, फिर हमें इसकी क्या ज़रूरत है जो हम इसको पढ़ रहे हैं। जब हमने इससे पहले याद किया था, वहाँ पर हम सिर्फ एक माध्य निकालते थे, किसी भी एक समंक का बीच का एक मूल्य निकालते थे। ठीक है, पर उससे पूरी सारणी के बारे में हम कुछ पता नहीं कर सकते थे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ कि समांतर माध्य निकालना है, अगर मैं आपको दो सारणी देती हूँ, ये, और इनका समांतर माध्य निकालना है, तो हमने समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, 3 2 5 और 1 6, और जितने भी अंक उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आया, 3 आया। ऐसे ही यहाँ 4 5 और 1 6, तो समांतर माध्य कितना आया, समांतर माध्य कितना आया, 2 आया। अब यहाँ पे समांतर माध्य तो सेम है, तो हमें कैसे पता चले कि ये जो हमारे पास हमने सारणी ली है ये अलग कैसे है। तो यही पता करने के लिए कि समांतर माध्य समान होने के बावजूद भी या समांतर माध्य अलग भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उस सारणी में क्या अंतर है, कि समांतर माध्य 2 से कि 3 में क्या डिफरेंस है, 1 में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस पता करने के लिए हम अपकिरण की माप का यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में अपकिरण की माप का क्या यूज़ होता है, तो सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के द्वारा जो हम माध्य निकालते हैं, उस माध्य का उसके सारणी से क्या डिफरेंस होता है या क्या विस्तार होता है, इसी की जो हम जांच करते हैं वो क्या कहलाता है, अपकिरण कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नोट्स है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे आपको एग्जाम में मिलेगा कि अपकिरण को परिभाषित कीजिए तथा इसके उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया भी है कि अपकिरण को द्वितीय श्रेणी की माप भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपकिरण को, द्वितीय श्रेणी की माप या द्वितीय श्रेणी का माध्य। और जो हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें निकाली थी उन्हें प्रथम श्रेणी का माध्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप परिभाषाएं पढ़ेंगी। जैसे डॉक्टर बाउले के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण या अंतर का माप है। जैसे हमने बात करी पदों के अंतर का माप है, हम इनमें क्या करते हैं, पदों का अंतर देखते हैं। ठीक है, और ये आप डेफिनेशन पढ़िएगा, ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है। ब्रुक्स व डिक के अनुसार एक केंद्रीय मूल्य के दोनों ओर पाए जाने वाले
चर मूल्यों के विचरण की सीमा ही अपकरण है। एक केंद्रीय मूल्यों के दोनों ओर पाए जाने, मतलब केंद्रीय मूल्य के ये जो दोनों ओर पाए जाने वाले विचरण की जो हम सीमा पढ़ते हैं, जो हम उनका अंतर पढ़ते हैं, वही क्या कहलाता है, वही अपकरण कहलाता है। ठीक है। अब अपकिरण या डिस्पर्जन दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपकिरण। तो अब हम पढ़ते हैं, फिर हम इसको समझेंगे कैसे अलग है। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिस्पर्जन, जब किसी श्रेणी के विचरण का माप निरपेक्ष रूप में उस श्रेणी की इकाई में ही ज्ञात किया जाता है तो वह अपकरण का निरपेक्ष माप कहलाता है। उस श्रेणी की ही इकाई में, मतलब अगर हम किसी गांव का, आप सोचिए किसी गांव में दूध का उत्पादन होता है तो उसको हम लीटर में काउंट करते हैं, तो उसकी इकाई क्या होगी, लीटर होगी। अगर हम उसको उसकी ही इकाई में लिखेंगे तो वो क्या होगा, निरपेक्ष होगा। बट अगर हम उसको प्रतिशत में कर देते हैं, ठीक है, उसको हम प्रतिशत में ज्ञात कर लेते हैं, तब तो उसके पीछे हम कोई इकाई यूज नहीं करेंगे, यहाँ दिया भी है प्रतिशत, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सापेक्ष अपकरण बोलते हैं। ठीक है। और सापेक्ष अपकरण कैसे फायदेमंद होता है और निरपेक्ष अपकरण कैसे नहीं होता। आप एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि दो विलेज हैं, दो गांव हैं, उन गांव में हमें दूध का कंपैरिजन करना है कि भैया कहाँ पे दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है। तो हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे यहाँ पर इतने लीटर दूध होता है या इस गांव में इतने लीटर दूध होता है। हम क्या करेंगे, हम उनका प्रतिशत निकालेंगे। अरे यहाँ पर 70% से 80% लोग दूध का उत्पादन करते हैं और दूसरे गांव में 60 से 65% लोग दूध का उत्पादन करते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए किसका यूज करते हैं, सापेक्ष अपकरण का। इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा, अपकरण दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपकरण। अब हम आगे चलते हैं अपकरण के उद्देश्य से। श्रेणी के माध्य से विभिन्न पद मूल्यों की औसत दूरी ज्ञात करना। जैसा हमने बात करा कि श्रेणी का माध्य ज्ञात करते हैं और उसके आसपास के औसत दूरी ज्ञात करते हैं। श्रेणी की बनावट, जब हमें आसपास की समंग की औसत दूरी पता होगी डाटा की, तो हमें ये भी पता होगा उसकी बनावट कैसी है। पद मूल्यों का सीमा विस्तार ज्ञात करना, हम इसका डिफरेंस ज्ञात करते हैं और डिफरेंस पता चलेगा तो हमें इसका सीमा विस्तार भी पता चल जाएगा। तुलना करना, जैसे अभी हम बात कर चुके हैं एब्सोल्यूट और सापेक्ष अपकरण में कि हम इनका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। फिर है अपकरण ज्ञात करने की रीतियाँ। अपकरण ज्ञात करने की ये सब रीतियाँ होती हैं, बट यहाँ पर आपको ये सारी रीतियाँ दी हुई हैं, बट हमें सिर्फ 3 रीतियाँ पढ़नी है। यहाँ आप नीचे पढ़ेंगे तो उसमें 3 ही रीतियाँ बताई हुई हैं, जैसा कि यहाँ बुक में दिया हुआ है। 3 रीतियाँ कौन सी हैं, विस्तार, माध्य विचलन और प्रमाप विचलन। हमें इन्हीं का अध्ययन करना है। किस किस का, विस्तार, माध्य विचलन और प्रमाप विचलन। आइए देखते हैं अब हम बुक से करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल हम बुक से करते हैं। अब है विस्तार। इस चैप्टर में हम सिर्फ विस्तार, इस वीडियो में हम विस्तार की बात करेंगे और बाकी आगे मध्य विचलन वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं विस्तार क्या है। किसी समंग श्रेणी में सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को उस श्रेणी का विस्तार कहते हैं। विस्तार से ही पता चल रहा है वैसे तो हमें कि विस्तार क्या होगा। अगर मैं बोलूँ मुझे इस बुक का विस्तार जांच करना है, मुझे इस बुक का विस्तार पता करना है, तो इसके सबसे नीचे का विस्तार और इसके सबसे ऊपर का विस्तार, हम इनकी लेंथ पता कर लेंगे। ठीक है, इसी के अंतर से हम इसका विस्तार, इस बुक का विस्तार याद कर सकते हैं। ऐसे ही समंकों का विस्तार याद करने के लिए उस समंक में जो हमें सबसे छोटा समंक या हम समंक को डाटा बोलते हैं, सबसे छोटा वाला जो डाटा गिवन है और सबसे जो बड़ा वाला डाटा गिवन होता है, उनका अंतर निकालते हैं और उनके अंतर निकालने से हमें विस्तार पता चल जाता है। अब गणना की क्रिया या पढ़ लेंगे कि विस्तार कैसे निकालते हैं। ठीक है, विस्तार क्या होता है, रेंज होता है, तो इसको R से यहाँ पर डिनोट किया है। R बराबर M1 माइनस M0। अभी हमने क्या बात करी, सबसे बड़े मूल्य
और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को। तो m1 सबसे बड़ा मूल्य है जिसको आप लिख सकते हैं। आपको अलग अलग बुक और नोट्स में क्या मिलेगा, लार्जेस्ट वैल्यू और m0 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे ये सही है, ये भी सही है, बट इससे हमें पता चल जाता है ये लार्जेस्ट वैल्यू है, और लार्जेस्ट बोल सकते हैं आप, हाईएस्ट वैल्यू बोल सकते हैं। हाईएस्ट वैल्यू बोलना ज़्यादा सही रहेगा। और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब न्यूमेरिकल करते हैं हम। यहाँ पर लिखा भी है m1 क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मूल्य, और m0 क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूनतम मूल्य। तो विस्तार का गुणांक। अब हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करेंगे। अब हमने विस्तार ज्ञात कर लिया, पर विस्तार तो यूनिट में आएगा, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, निरपेक्ष आता है वो। और जहाँ भी कोफिशिएंट लग जाता है वो परसेंटेज में आता है। और हमें अपकिरण और कंपैरिजन करने के लिए समंक को किस में लाना होता है, परसेंटेज में लाना होता है। इसलिए हम किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं बाद में परसेंटेज में लाने के लिए, विस्तार का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये होता है m1 माइनस m0 बटे m1 प्लस m0। ये क्या है, ये हाईएस्ट वैल्यू है, ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये क्या है, हाईएस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, या ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू बटे मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। देखिए अब हम इनके एग्जाम्पल करते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, किसी व्यावसायिक फर्म का शुद्ध लाभ 1000 रुपये से नीचे दिया गया है। कि ये वर्ष दिया हुआ है और यहाँ लाभ दिया हुआ है कि किस वर्ष में कितना लाभ हुआ है। तो रेंज कैसे निकालते हैं, m1 माइनस m0 जो हम पढ़ चुके हैं, हाईएस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, आप यहाँ पूरा देखेंगे, ये लाभ का हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 300 है। तो 300 और लोएस्ट वैल्यू क्या है, 100 है। तो हम रेंज निकालने के लिए माइनस कर देंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में करते हैं। और परसेंटेज में करने के लिए इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं हम, जिसका फॉर्मूला हम ये बात कर चुके हैं। और आप इस फॉर्मूले में यहाँ रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आप यहाँ 0.5 या यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस फॉर्मूले में जब आप 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए 0.5 या 50% लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो हमने बात करी थी व्यक्तिगत श्रेणी की इस फॉर्मूले में। ठीक है, अब हम बात करेंगे विच्छिन्न श्रेणी। हम जैसा पहले पढ़ चुके हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बट विच्छिन्न श्रेणी में फ्रीक्वेंसी होती है। सॉरी। निम्न आंकड़ों से विस्तार एवं विस्तार गुणांक ज्ञात करना। यहाँ पर ये आकार दिया हुआ है, आवृत्ति दी हुई है। आप ध्यान रखिएगा, अपकरण निकालने में आवृत्ति का कोई यूज नहीं होता। क्या, अपकरण निकालने में आवृत्ति का कोई यूज नहीं होता। सिंपल यहाँ हम रेंज निकालेंगे, किसकी, आकार की। जो हमारे पास मूल्य या आकार दिया होता है हम उसकी रेंज निकालते हैं। आप सबसे बड़ा देखेंगे 15 है, सबसे छोटा देखेंगे 5 है, रेंज निकाल लेंगे और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल देंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, फिर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारा एग्जाम्पल 3 है, अविच्छिन्न श्रेणी या अपवर्जी एक्सक्लूसिव सीरीज। अब आप बोलेंगे ये अपवर्जी श्रेणी क्या होता है, जब हमें वर्ग अंतराल दिया होता है और हमारा वर्ग के जो हमारा वर्ग का बड़ा वाला अंतराल है और दूसरा जो हम वर्ग देखते हैं उसका छोटा वाला अंतराल ये सेम होता है, तो उसको अपवर्जी या एक्सक्लूसिव श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जैसा आप यहाँ देखेंगे, यहाँ बड़ा वाला वर्ग और यहाँ छोटा वाला वर्ग सेम है, ऐसी श्रेणी को क्या बोलते हैं, ऐसी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी बोलते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे इसको कैसे निकालते हैं। अगर वर्ग दिया होता है तो तब हम कैसे निकाल सकते हैं अपकरण। सबसे छोटा वर्ग क्या है, 0 और 10 है, तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू हमारी हम 0 लेंगे। तो हम पहले वर्ग देखते हैं, पहले हम सबसे छोटा वर्ग देखते हैं, फिर उसके बाद हम सबसे बड़ा वर्ग देखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, 40 और 50। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 50 की। तो हम मैक्सिमम वैल्यू है हम 50 मानेंगे और मिनिमम वैल्यू क्या मानेंगे, सबसे छोटे वाले वर्ग की सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, सिंपल।
रेंज निकाल देंगे हम, फिर कोफिशिएंट निकाल देंगे, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब बात करते हैं अविच्छिन्न श्रेणी या समावेशी श्रेणी, इंक्लूसिव श्रेणी। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर इसमें क्या अंतर होता है जो ये बड़ा वाला वर्ग होता है पहले वर्ग अंतराल का, और छोटा वाला जो वर्ग होता है दूसरे वर्ग अंतराल का, वो सेम नहीं होते। जैसे यहाँ पर ये 10 और 11 है, यहाँ पर 20 और 21 है। तो हमें अपकरण निकालने के लिए समावेशी श्रेणी को अपवेशी श्रेणी में बदलना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हम इसको कैसे बदलते हैं। जो हमारा ये होता है ना, छोटा पहले वाले वर्ग का बड़ा वाला लिमिट या बड़ा वाला वर्ग और दूसरे वाले वर्ग का छोटे वाली लिमिट, इसको हम इससे माइनस कर देते हैं। जैसे हम 11 को -10 करेंगे बाय 2 और दो से डिवाइड कर देते हैं। क्या आया? 1/2। आंसर क्या आएगा? 0.5। ठीक है, यहाँ 0 की जगह तो 0.5 हम ऐसा ही लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम बड़ी वाली लिमिट में तो 0.5 ऐड करेंगे और छोटी वाली लिमिट में 0.5 घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये छोटी लिमिट होती है, ये बड़ी लिमिट होती है। ओके, अब हमने 0 की जगह तो 0.5 लिख दिया, बड़ी वाली लिमिट में 0.5 ऐड करना है तो 10.5 हो जाएगा, छोटी वाली लिमिट से 0.5 माइनस करना है तो 10.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सेम आ गया ना, तो अब हमारी ये कौन सी सीरीज हो गई? अब हमारी ये अपवर्जी सीरीज हो गई या एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई। ठीक है, ये सब हम सेम कर लेंगे। इसी तरीके से हम इसको माइनस करेंगे और इसमें इसको ऐड कर देंगे 0.5 को। हम इसका विस्तार निकाल लेंगे जैसा हम पहले वाले फॉर्मूले में कर चुके हैं। फिर इसका कोफिशिएंट निकाल लेंगे, उसके बाद इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, सेम है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमें ये M1 और M0 में से किसी एक की वैल्यू दी हो, तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें विस्तार का गुणांक भी हमें दिया हुआ है, जो ये होता है कोफिशिएंट, और हमें अधिकतम मूल्य दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे हमें M1 दिया हुआ है, हमें विस्तार का गुणांक दिया हुआ है, हम ऐसे लिखेंगे। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसमें बराबर कर लेंगे। ठीक है, M0 को M0 के पास ले आएंगे और 80 को 80 के पास ले आएंगे। इसको माइनस करेंगे M0 और इसको डिवाइड कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। वैसे इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये सब 12th में पढ़ा होगा, इक्वेशन वगैरह। अब यहाँ पर लिखा है विस्तार के गुण और या विस्तार के दोष क्या हैं। तो ये मैं आपको PDF के थ्रू दे दूँगी, तो आप PDF से पढ़ लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट करिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना मध्य विचलन टॉपिक डिस्कस कर लेंगे और 2 या 3 दिन में हमारी ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। हमारी पेपर फर्स्ट की हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी।